और क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त से बिल्कुल धांसू तरीके से पढ़ाई वगैरह चल रही होगी। ठीक है, बहुत से लड़कों का एक वो था कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर। तो ठीक है, तो चलिए हम आपके क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज आप लोग देख रहे हो कोई दूसरा बोर्ड है, थोड़ा सा कुछ है ना, पहले वाले सेटअप में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं आज हम लोग किन क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और वो क्वेश्चन है क्लास 12th बायोलॉजी। थंबनेल पर तो देख लिए होगे, है ना, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के ऊपर। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो लैंगिक जनन होता है वो किसके अंदर होता है, तो पुष्पी पादपों के अंदर होता है। ठीक है, और बाकी पादपों के अंदर कैसा जनन होता है, तो वो होता है अलैंगिक जनन। क्लियर है, यहां तो समझ में आ रहा है। यानी कि जिन पौधों के अंदर, जिन पादपों के अंदर पुष्प होंगे यानी कि फ्लावर होंगे, उनके अंदर कौन सा जनन होगा, तो होगा लैंगिक जनन। ठीक है, इस चैप्टर को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि ये जो छोटे चुटकुले टाइप के क्वेश्चन है ना, और बिल्कुल इन क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल तो मतलब वही बना दोगे, है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सर पहला क्वेश्चन है, आवृत्त बीजी पौधों में पुंकेसर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि आवृत्त बीजी पौधों में, आवृत्त बीजी पौधों में पुंकेसर है। बताओ, बता सकते हो कि देखो ये जो पुष्पी पादप हैं उनको हम लोग बोलते हैं आवृत्त बीजी पादप। ठीक है, आवृत्त बीजी पादप में जो पुंकेसर होते हैं, ठीक है, पुंकेसर जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रूसियम। ठीक है, एंड्रूसियम। तो बताओ आवृत्त बीजी पादप के अंदर एंड्रूसियम कौन है। आपके पास ऑप्शन दिया जाता है मादा जन्नांग, नर जन्नांग, नर और मादा दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताओ, बता सकते हो कि पुष्पीय पादपों के अंदर जो पुंकेसर है, एंड्रूसियम है, वो कौन है। तो सर पुष्पीय पादपों के अंदर जो एंड्रूसियम है वो होते हैं नर जन्नांग। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। ठीक है, और एंड्रूसियम के अंदर आता क्या क्या है, तो मैं इस चीज को आपको बता देता हूं और आप लोग बेहतर तरीके से इस चीज को जानते भी होंगे। ठीक है, ये देखो, इस चीज को हम लोग बोलते हैं, ये जो डंडी नुमा संरचना होती है, ठीक है, लकड़ी नुमा, इसको बोलते हैं सर फिलामेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं पुतंतु। ठीक है, और इसको इसको बोलते हैं हम लोग एंथर। एंथर को बोलते हैं पराग कोष। और अगर पूछा जाए कि पराग कण कहां बनते हैं, तो आपका जवाब यह होना चाहिए कि भैया पराग कण नाली में बनते हैं। कहां बनते हैं, नाली में नहीं, पराग कोष में बनते हैं, है ना, एंथर में बनते हैं। कि जल्दीबाजी में पता लगे नाली टिक करके चले आओ, क्योंकि ऑप्शन भी हो सकता है। अब एग्जामिनर समझ गए हैं ना, तो अजीब तरीके के आंसर देते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कम्युनिटी पर एक पोस्ट चलती है ना, आप लोग देखे होंगे। उस पोस्ट जो होती है वहां पर टिक करना होता है। उसमें पूछा जाता है कि बताओ परागकण कहाँ बनते हैं, तो कुछ लोग टिक कर देते हैं मच्छर में बनते हैं है ना, मतलब इतना सिंपल सवाल। और एक सवाल अभी और है, मेरा फोन मिलेगा क्या वो वाला। एक सवाल अभी और है, और उस सवाल के अंदर, लेकिन हाँ आप ही ये वाला दीजिए, इसी में मैं दिखा देता हूँ। एक बहुत सिंपल सा सवाल था और उसमें मैंने कुछ बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कुछ पूछा था। ठीक है, यही कम्युनिटी पर आप लोग चेक करिएगा। चलिए इसे हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो वहां पर वो बड़ा मतलब अजीबो गरीब क्वेश्चन उनको दे दिया गया था, है ना। आंसर तो बिल्कुल पता नहीं कैसा हो गया, तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि भाई ऐसा आंसर कैसे दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। तो हमको पता चल गया भैया ये परागकोष होता है, ये बीज से जब फटता है तो यहीं पर छोटे 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 क्या बनते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग पराग कण बनते हैं, यानी कि पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, पॉलिन ग्रेन्स यानी कि पराग कण बनते हैं सर, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको हम लोग देखे ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि एक प्रारूपिक, समझना कि एक जो मेच्योर है प्रारूपिक आवृत्त बीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या। भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, एक प्रारूपिक, है ना, आवृत्त बीजी पुष्पों में, आवृत्त बीजी पराग कोश में लघु बीजाणुओं की संख्या। ठीक है,
एक आवृत्त बीजी परागकोश के अंदर कि जो आवृत्त बीजी परागकोश है उसके अंदर कितने लघु बीजाणु पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। जब मैंने आपको इस चैप्टर 2 को पढ़ाया था, और जितने भी लोग अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं, ठीक है, फुल वीडियो को उसको जाकर के देख लीजिएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट है और वहीं पर ये सारे वीडियोस आपके अपलोड किए गए हैं, ठीक है। तो जो आवृत्त बीजी परागकोश है उसके अंदर 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। अगर हम इस परागकोश को हम लोग काटेंगे तो इसकी संरचना हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। ये देखो, ठीक है, बताइए, ऐसे देखने को मिलेगी। फिर इसी में क्या होते हैं? इसी में अस्तर होते हैं, कई अस्तर पाए जाते हैं, है ना, अंता अस्तर, वाह्य अस्तर, टेपिटम, है ना, टेपिटम वगैरह पढ़े थे कि नहीं? और सर फिर इसी के अंदर एक लघु बीजाणुधानी पाया जाता है, 1 2 3 4। क्योंकि ये जो परागकोश होता है वो परागकोश वैसे बना ही होता है कि उसमें 4 नलिकाएं होती हैं। कितनी? 4 नलिकाएं होती हैं, और इस प्रत्येक नलिका को अपन लोग बोलते हैं लघु बीजाणुधानी, ठीक है, लघु बीजाणुधानी। और इसी लघु बीजाणुधानी के मैच्योर होने से, इसी लघु बीजाणुधानी के आगे बढ़ने से किसका निर्माण होता है? तो सर उसका निर्माण होता है परागकण का, ठीक है। फिर परागकण क्या होते हैं? परागकण तो बन गए, आगे की प्रक्रिया थोड़ा सा समझ लेते हैं कम समय में, ठीक है। तो परागकण भैया बन के निकलते हैं, फटते हैं, फिर इसका क्या होता है? इसका सर स्फुटन होता है। क्या होता है? स्फुटन होता है। और स्फुटन होने के बाद जब ये परागकण इससे निकलते हैं तो फिर ये परागकण कहाँ पहुंचते हैं? मादा के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, ठीक है। ये देखो, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, याद होगा आपको क्योंकि आप लोग पढ़े हैं। इसको बोलते हैं स्टाइल और इसको बोलते हैं ओवरी। बहुत अच्छे तरीके से सोचो, इतना बेहतर तरीके से मैंने समझाया था कि आज तक पूरा मुझे याद है ना। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। फिर ये परागकण किसी भी के माध्यम से, यहाँ पर फिर किसकी क्रिया होती है? यहाँ पर क्रिया होती है सर पॉलिनेशन की, है ना। पॉलिनेशन बोले तो परागण की। और आपको बता दें परागण 2 प्रकार से होता है, ठीक है। देख लो, गर्मी यार भाई बहुत है, मानना पड़ेगा अच्छी गर्मी को। परागण 2 प्रकार से होता है, एक होता है स्वपरागण, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है पर परागण, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है देख लो, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ के अंदर क्या देखने को मिलता है? तो सर सेल्फ के अंदर यह देखने को मिलता है कि यदि जो परागण की क्रिया हो रही, पॉलिनेशन की क्रिया हो रही है, वो उसी पौधे, देखो जैसे एक पौधा, ये इसका फूल है मान लेते हैं, ये इसका फूल है, ये इसका फूल है। तो हमको पता है कि जो पुष्प होते हैं, एक ही पुष्प के अंदर नर भाग और एक ही पुष्प के अंदर मादा भाग पाया जाता है ना। हमको पता है कि भैया जो पुष्प होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, उसके अंदर ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इसके जस्ट बगल से ही एंथर ये निकले हुए होते हैं, ये देखो, है ना, ये देखो। फिर सेपल पेटल हो जाते हैं, ये देखो, ये पूरा पुष्प का संरचना है भाई, है ना, ये देखो, बस, है ना। तो जो ये सारी चीजें मिलती हैं तो एक ही पुष्प में। अगर परागण एक ही पुष्प के अंदर, क्योंकि जब समझ लेते हैं हम ये एक पुष्प है, ठीक है, समझो कि ये वाला पुष्प ये मेरे हाथ में है, ये पुष्प, और हमको पता है कि एक ही पुष्प में पुष्प का नर भाग भी होता है, पुष्प का मादा भाग भी होता है, एक ही पुष्प के अंदर। तो अगर परागण इसी में हो जाता है, यानी कि इसी पुष्प का नर भाग मादा भाग के अंदर अपने परागकण को छोड़ देता है, अपने परागकण को रख देता है, तब हम क्या बोलते हैं इस क्रिया को? तब हम इस क्रिया को बोलेंगे स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं इस क्रिया को, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही पेड़ के अंदर, एक ही पुष्प के अंदर जब परागण की क्रिया होती है तो उसको बोलते हैं अपन लोग स्वपरागण, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। एक सेकंड, अब देखो, अब बात आती है कि एक पुष्प से, एक ही पेड़ के यदि दूसरे पुष्प के अंदर परागण हो रहा है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि पेड़ तो एक ही है, ठीक है, सपोज दैट हम मानते हैं गुलाब का पेड़ था और गुलाब के पेड़ में एक ही फूल नहीं लगता, कई फूल लग जाते हैं। तो यदि एक फूल के अंदर क्रिया हो रही तो बोलेंगे स्वपरागण। लेकिन अगर एक फूल से दूसरे फूल के अंदर, देखो पेड़ एक ही है, पादप एक ही है, लेकिन परागण की क्रिया दूसरे फूल में हो रही है, इसको बोलते हैं समजात पुष्पी परागण। क्या बोलते हैं?
समजात पुष्पी परागण, याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट है समजात पुष्पी, अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। और फिर जब लिखने की बारी आती है तो मुंह निकाल के ऐसे खड़े हो जाते हैं, भाई ऐसा ही नहीं है ना, ऐसा ही नहीं है, हमने किसी ने तो हमको पढ़ाया ही नहीं है, बस यही जवाब लास्ट में मिलता है, अरे यार हमको तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। भाई तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है? मैंने तो पढ़ाया, मुझे तो याद है, बताओ। अनमूल्य पढ़ाया था, उन्मूल्य पढ़ाया था, उन्मूल्य परागणी पुष्प पढ़ाया था, बताओ कितना कुछ पढ़ाया था, मुझे याद है, याद है ना कुछ। अब तुम्हारा तो फर्ज बनेगा ही नहीं ना, एग्जाम से निकलते ही बोलोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते ना, दिक्कत ये बात की है। और जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना, तब तक बहुत दिक्कत होगी। यदि आज आप नाकामयाब हैं, यदि आज आप असफल हैं, यदि आज आपकी आदतें अच्छी नहीं हैं, ठीक है, तो आप दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते कि भाई मैं इसकी वजह से आज सफल नहीं हूं। जो तुम हो वो तुम खुद अपनी वजह से हो, किसी और की वजह से नहीं हो, ये याद रखना, ठीक है। यदि आज आप सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं, कल के सफल हो जाएंगे, तुम खुद की वजह से सफल हुए भाई, और कोई नहीं तुम्हें सफल करने आया। लेकिन कल के तुम असफल रह गए ना, आज तुम असफल हो ना, तुम खुद की वजह से असफल हो। इसलिए काम करना सीखो, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सीखो भाई, कि आज मैं गरीब हूं तो खुद की वजह से हूं और किसी की वजह से नहीं। खुद पैसे नहीं कमाए इसलिए गरीब हूं मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्या था भाई, क्या था यार बताओ। स्वपरागण हमने देख ही लिया था, अब देखते पर परागण, बहुत डिमांड थी यार, तुम पढ़ ही लो, देख लो, तुम्हें बिल्कुल गर्दा गर्दा कर दे, है ना। पर परागण क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस का मतलब होता है, जैसे ये है हमारा गुलाब, ठीक है, तो एक गुलाब का पुष्प मान लेते हैं, यहां भी है, ये देखो, जब इसके परागकण, समझना, इस गुलाब ए के परागकण गुलाब बी के वर्तिकाग्र में जाकर के मिलते हैं, समझना, गुलाब ए का परागकण, यहां से परागकण निकला, इस वाले गुलाब बी के वर्तिकाग्र पर, स्टिग्मा पर, यहां पर जाकर के गिरते हैं, तब जाकर के क्या होता है, तब उस क्रिया को बोलते हैं पर परागण, उस क्रिया को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। यहां पे इतनी चीज समझो, सर मिटाने के लिए दे दीजिए, वहां पर वो रखा हुआ है ना। तो इस चीज को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। पर का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं पर, ऐसे फैमिली रिलेशन में गलत हो जाएगा, जैसे पर नाना, तो बहुत दूर वाले नाना ना, बहुत दूर वाले, पर नाना, पर दादा, पर मतलब होता है दूसरा, है ना। जहां तक है बेसिक चीजें देखी जाए तो पर मतलब होता है दूसरा, तो सर इसीलिए इसमें भी क्या चीजें मैनेज कर दी जाती, दूसरा। जब दूसरे पौधे के बीच परागण की क्रिया होती है तो बोलते हैं उसको पर परागण, ठीक है। इसको मिटा दें। चलिए, मुझे उम्मीद है काफी चीजें आपके, काफी डाउट आपके क्लियर हुए होंगे यहां से, ठीक है। चलिए, आज सोच रहे होंगे कि यार आज वो ग्रीन कपड़ा नहीं है ना, क्योंकि ग्रीन कपड़े की याद आपको भी आ जाती है, लेकिन मुझे भी आ जाती है। आज उसको मैंने धुल के सुखाया यार, बहुत गंदा हो गया था वो। एक दिन वो मुझसे कहने लगा, भाई तू इतना मैं गंदा हो गया हूँ, मुझे भी धुलेगा, है ना। मैं अपने कपड़े धुल रहा था, उसी समय उसकी आवाज़ आई कि भाई मैं भी गंदा हूँ। तो मैंने बोला भाई इंतजार करे यार, तुझे भी धुल देता हूँ मैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं, बताइए भैया। प्रतिमुखी कोशिकाएं, देख लो, एंटी पोडल सेल, प्रतिमुखी कोशिकाएं बोल रहा है। हम लोग एक बीजांड का भाग बनाते हैं, है ना, ये देखिए, बीजांड के बीच में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, आगे यहां पर कितनी पाई जाती हैं, यहां पर एक अंड कोशिका, दो जनन कोशिका, सहायक कोशिका, है ना। बताइए, बोलिए। ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं हम निभाग, चला जा। और ये नीचे वाला भाग कौन सा होता है, अंडद्वार, है ना। बीच वाली जो होती हैं उनको नाभिकीय कोशिकाएं बोलते हैं, नाभिकीय सेल बोलते हैं, है ना। बीच में होती हैं पोलर सेल, नाभिकीय सेल नहीं यार, इनको एक बड़े अच्छे नाम से जाना जाता है, ध्रुवी, हाँ ध्रुवी, नाभिकीय नहीं, सॉरी, ध्रुवी कोशिकाएं, इनको बोलेंगे ध्रुवीय। सर इनको बोलेंगे प्रतिमुख। और इसमें एक जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका, और सर ये दोनों क्या होती हैं, ये दोनों होती हैं सहायक कोशिका,
ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग ऐसे देखे होंगे अभी, बस ऐसे ही बनता है इसका स्ट्रक्चर, है ना, इसमें से जुड़ा हुआ रहता है मतलब, ठीक है, ये चीज समझ गए। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, देखो क्वेश्चन तुमसे किस तरह से पूछेगा, बड़ा घुमाएगा, बहुत घुमाएगा, बहुत रुलाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रतिमुख कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं किसकी तरफ, पहला निभागी छोर की तरफ, अंड द्वार छोर की तरफ, मध्य में इनमें से कोई नहीं। नीचे वाला भाग है अंड द्वार छोर है ये, ठीक है। ऊपर वाला भाग है निभागी छोर, अब बीच वाला भाग है मध्य का। तो मेरे को बताओ कि जो एंटीपोडल सेल है, प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, ये कहां पर उपस्थित है, तो ये उपस्थित है निभागी छोर पर। अगर पूछा जाए कि कौन सी कोशिकाएं बाद में भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं, समझना, भ्रूण पोष, याद करो याद करो याद करो, फिर से समझो, भ्रूण पोष, नॉट कोष, ठीक है, एम्ब्रियो स्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म नहीं बात कर रहा हूं मैं, है ना, एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष। तो ये जो ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं यही जाकर के बाद में भ्रूण पोष का निर्माण करती हैं, ये याद रखना, ठीक है, कोष नहीं पोष का, है ना। और यहाँ पर एक कोशिका यहाँ पर मिल करके इसके साथ अंड कोशिका के साथ फ्यूज कर देती, संलयन कर देती, उसी क्रिया को बोलते हैं निषेचन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सभी प्रकार के भ्रूण कोष में पाई जाती है, ठीक है, भ्रूण कोष में। इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं, तो सर इस पूरे भाग को बोलते हैं भ्रूण कोष, है ना, भ्रूण कोष। इसमें से ये एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका, है ना, कोशिका सभी प्रकार के भ्रूण कोष में पाई जाती है। पहला सहायक कोशिका, दूसरा अंड कोशिका, तीसरा प्रतिमुख कोशिका, सहायक, अंड जिसको जनन कोशिका बोलते, तीसरा प्रतिमुख, ठीक है। पूछ रहे कौन सी कोशिकाएं इन सभी प्रकार के भ्रूण कोष में पाई जाती हैं, ठीक है। तो क्या जवाब होगा, तो यहां पे जवाब क्या होगा, तो जवाब इसका बिल्कुल सिंपल होगा कि यहां पर जो देखो, अगर भ्रूण कोष है, ठीक है, अगर पुष्प बन गया है भाई, बीजांड बन गया है, ठीक है, अगर बीजांड बन गया है तो सर आप ये बताइए इसके अंदर अंड कोशिका का होना जरूरी है या फिर प्रतिमुख कोशिका का या फिर ध्रुवीय कोशिका का, बताओ, अपने दिमाग से सोच के बताओ किसका काम जरूरी है। यदि तुम्हारी शादी हो रही है, ठीक है, और तुम बने हो दूल्हा, ठीक है, तो शादी में दूल्हे का जाना जरूरी है कि फिर दूल्हे के भाई को जाना जरूरी है। जरूरी उसको भी है, लेकिन अगर वो नहीं भी जाता है तो काम हो जाता है ना, उसके स्थान पर कोई ज्ञानी पुरुष चला गया तो ही काम हो जाएगा, लेकिन उसका जाना जरूरी है। तो यदि बीजांड बन गया, समझना, बीजांड बना है तो भाई उसके अंदर अंड कोशिका का होना जरूरी है। अगर अंड कोशिका नहीं रहेगी तब तो मेन गेम ही नहीं होगा ना, मेन जो खेल होने वाला है उसके अंदर वो खेल ही नहीं होगा। और जब खेल नहीं होगा तो कोई देखेगा नहीं, जब कोई देखेगा नहीं तो पैसे नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेगा तो ये लंबी कहानी है ना। चलो, तो इसका जवाब क्या है, क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण कोष में पाई जाती हैं। तो याद रखना हमेशा अंड कोशिकाएं जो होती हैं वो सभी प्रकार के भ्रूण कोष में, भ्रूण कोष को इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियो सैक में, ठीक है, एम्ब्रियो सैक में पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, है ना, बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी की खोज किसने की थी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए थे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने पॉलीएम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता की खोज की थी। 4 ऑप्शन आपके पास दिए जाएंगे, माहेश्वरी द्वारा, विंकलर द्वारा, कूपर द्वारा और लीवेनहॉक के द्वारा, ठीक है। तो जब भी आपको बहुभ्रूणता शब्द मिले तो वहां पर जवाब आपका होना चाहिए लीवेनहॉक, ठीक है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द्वारा पॉलीएम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता की खोज की गई। इस चीज को आप हमेशा अपने दिमाग में याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है यहीं से, और वो तो
वो तो इस पृथ्वी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझ रहे हो, बिल्कुल। क्वेश्चन है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, और इसको याद करना हमारा कर्तव्य बनता है ना, क्या बनता है, कर्तव्य। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक, भैया देखो, अगर इसके पहले भारतीय न लगा होता तो हम भूल सकते थे, ठीक है, क्या कर सकते थे, भूल सकते थे। लेकिन अगर भारतीय का नाम आ गया और वो भी जनक यानी कि पिता है, भारत का था, वो भी पिता था, कौन है भाई, उसको तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक पूछे जाएं, ठीक है, तो वो थे पंचानन माहेश्वरी, ठीक है। इसमें जवाब आपको मिलेगा सर जगदीश चंद्र बोस ने की थी, आप बोलेंगे नहीं। फिर बोलेंगे सुभाष चंद्र बोस ने की थी, बोलोगे बिल्कुल नहीं। बोलेगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था, बोलोगे नहीं यार हटाना। फिर बोलोगे डॉक्टर बीरबल साहनी ने किया था, बीरबल अकबर बीरबल है, तो बोलोगे अकबर बीरबल नहीं यार, बीरबल साहनी भी नहीं था। फिर कौन थे, फिर आपका जवाब एक मैं पूछता जवाब वो देता हूं ऑप्शन कि क्या प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने की थी, अरे बोले बस बिल्कुल सही जवाब है यार, टिक मार दो इसको, लॉक कर दो, ठीक है। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक जो है वो किसने की थी, वो पंचानन, वो सॉरी प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने की थी, ये याद रखियो, ठीक है। क्योंकि यदि दुनिया के इंपॉर्टेंट सवालों को देखा जाए ना, तो ये देखो ये वर्ल्ड लेवल का है, और वर्ल्ड लेवल का सवाल तुम तो बिल्कुल मजाक में पड़ गए भाई, है ना। चलो, हा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड व्रंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, वाह वाह भाई, वाह वाह। बीजांड का वह स्थान, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड व्रंत द्वारा जुड़ा होता है, बीजांड व्रंत किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, बीजांड व्रंत। देखो क्वेश्चन कितने घुमा के पूछता है, बीजांड व्रंत द्वारा जुड़े होते उसे क्या बोलते हैं, बताओ। मैंने सिर्फ आपको दो ऑप्शन दिया, चलाजा या हाइलम, बताओ, चलाजा या हाइलम। अब तुम बोलोगे चलाजा क्या है, चलाजा क्या है, तो भाई ये ऊपर की तरफ वाला भाग देखे हो ना, उसको बोलते चलाजा, है ना, चलाजा। और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, ठीक है, नीचे वाले भाग को बोलते हैं हाइलम यानी कि नाभिका, इसको बोलते हैं निभाग और इसको बोलते हैं नाभिका। तो ये किससे जुड़ा होता है, तो सर ये नाभिका से जुड़ा होता है, हाइलम से जुड़ा होता है, कितने भी ऑप्शन दिए हों, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पर ये भी दिया जाएगा, निभाग द्वारा, चलाजा द्वारा, केंद्रक द्वारा, ठीक है, माइक्रोफाइल द्वारा, नाभिका द्वारा। तो आपको जवाब में क्या लिखना है, आपको जवाब में सिर्फ नाभिका लिखना है, क्या लिखना है, नाभिका हाइलम। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड व्रंत द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है, बीजांड का कोई स्थान है स्पेसिफिक और वो जिस बीजांड व्रंत द्वारा जुड़ा होता है उसको बोलते हैं निभाग यानी कि हाइलम, इसी से पूरा बीजांड टिका रहता है। बीजांड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओव्यूल, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है, हाँ, बताओ यार, मैंने बताया था ना आपको, ये अध्यावरण होते हैं। अगर पराग नली यहां से ऊपर से क्या आती है, ऊपर से आती है पराग नली, बताओ समझ पा रहे हो नहीं, पराग नली मतलब कहां से, देखो ये देखो, इसको हमने बोला बीजांड है, ठीक है, ये क्या है, तो ये बीजांड है, और ये क्या है, यहां से पराग नली बनेगी, पराग नली बोले तो पॉलन ट्यूब बनेगी, पॉलन ट्यूब कहाँ आएगी, ओव्यूल में आएगी। अगर ओव्यूल से नीचे से जा रही तो क्या बोलेंगे, अध्यावरण से जा रही तो क्या बोलेंगे। अगर ये पराग नली आई और अध्यावरण छेद करके अंदर चली गई, तो मैंने आपको बताया था कि नहीं, अगर पराग नली अध्यावरण से होकर के जाती है तो उसको बोलते हैं मीजोगैमी। बताओ याद आया कि नहीं कुछ, जब लेक्चर देख रहे थे वहां पर मैं फुल डिटेल से बताया था, बहुत अच्छे तरीके से बताया था, उसको बोलते हैं मीजोगैमी। यहां पर मेरा आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन है, लेकिन उसको क्या, उसको चलाजा गैमी बोलेंगे, इसको चलाजा गैमी बोल देंगे। मेरा एक क्वेश्चन है कि यदि पराग नली, ठीक है,
बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। कहां पर? इसको आपको बताना है सर, इसको ढूंढ करके, क्योंकि मैंने पढ़ाया था इसको तो मेरा हक बनता है ना। यदि ये पराग नली बीजांड द्वार से होकर के अंदर की तरफ जाती है तब उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को चाहिए। ठीक है, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन कि एक आवृत्त बीजी में, समझना, एक आवृत्त बीजी में 400 पराग कणों को उत्पन्न करने के लिए कितने? 400 पराग कणों को उत्पन्न करने के लिए, समझना, 400। एक आवृत्त बीजी पादप है, 400 परागकण उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, कितने अर्धसूत्री होंगे? अब भाई इसमें से अधिकतर लोग अब फंस जाएंगे, है ना। अधिकतर लोगों का बुद्धि जाएगा चकरा कि आखिरकार क्या पूछ दिए क्वेश्चन, कितने होंगे? तो देखो 400 परागकण बन रहे हैं, ठीक है। क्या बन रहे हैं सर? 400 परागकण। हमने बोला देखो परागकोश की संरचना देख लो, आपने बोला भैया देखते हैं, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे परागकोश की संरचना पता है, यही संरचना है ना। मैंने बोला इसके अंदर लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। सर कितनी पाई जाती हैं? 4। तो हमको लघु बीजाणुधानी से कोई मतलब नहीं है ना। हमने देखा कि जो जनन कोशिकाएं थी इसके अंदर, ठीक है, जनन एपिथेलियम सेल जो थी वो परागकण का निर्माण की। एक जनन एपिथेलियम सेल जब वो अर्धसूत्री विभाजन करती है, तो समझो ये एक जनन कोशिका थी, इसमें की लघु बीजाणुधानी की, जब ये अर्धसूत्री विभाजन की, अर्धसूत्री फर्स्ट होता है, ठीक है, अर्धसूत्री फर्स्ट की कितने भागों में बटेगा? 2 भागों में बढ़ गया। अगर ये 2n था तो अर्धसूत्री के बाद ये बचा n और n। और आपको बता दें एक स्पेसिफिक चीज होती है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो माइटोसिस होता है, उसमें 2 होते हैं, अर्धसूत्री फर्स्ट भी होगा और सर अब इन दोनों में अर्धसूत्री सेकंड भी होगा। कुछ नहीं करना होगा, अगर तुम इन्हें इसको करवा दिया तो आगे वाली क्रिया तो हो ही जाएगी, है ना। तो ये होगा सर अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री सेकंड में एक स्पेसिफिक घटना होती है, तो उसके चक्र नहीं बदलते हैं। यानी क्या? यानी कि अगर ये यन है तो जो नीचे कोशिका बनेगी वो यन ही बनेगी, और ये यन क्या होते? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अगर हमने देखा यहाँ पे एक परागकण था, कितना था? एक परागकण, ठीक है। एक परागकण के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो कितने परागकोश बने? सॉरी, कितने, एक परागकोश था, है ना। कितने परागकण बने? तो हमने देखा 4। कितने परागकण? 4। तो क्वेश्चन क्या पूछता है? कितने बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ? तो सर 1 2, ठीक है। अब कितने परागकण को निर्माण करना है हमको? 400 परागकण का निर्माण करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 400 परागकणों को बनाना है हमको, 400 परागकण। एक बार यदि विभाजन हो रहा है तो कितने परागकण बन रहे हैं? 4। बताओ एक बार के विभाजन में कितने परागकण बनते हैं? तो 4 बनते हैं। तो यदि 2 बार विभाजन होगा तो कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। 3 बार विभाजन होगा कितने बनेंगे? 2 2 4, 2 बार विभाजन हुआ 8 बन गए, ठीक है। 4 का 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 3 बार विभाजन हुआ 12 बनेंगे। इसी तरह यदि अगर 50 बार विभाजन हुआ तो कितने परागकण बनेंगे? 50 का 4 गुना करो, कितना होगा? 200 परागकण। और यदि 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 100 बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है, 100 बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो कितने परागकण बनेंगे? आप अपने, ठीक है, मस्तिष्क में ये क्वेश्चन डिस्कस करके जवाब दो। बताओ 200 बार इसमें 100 बार सॉरी अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो आप बोलोगे भैया अगर एक वो है और 100 बार हो रहा है तो 100 4, एक में 4 बन रहे हैं तो 100 में कितने बनेंगे? 400। क्या बनेंगे? 400 पराग कण जिसको बोलते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं इनको, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स। कितने परागकण बनेंगे? 400। तो कितने बार विभाजन होगा? बताइए कितने बार होगा? 100 बार होगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछा था, हमें फंसाने का प्रयास कर रहा था, ठीक है, कि यदि 400 परागकण हमें उत्पन्न करने हैं तो हमें कितने बार अर्धसूत्री विभाजन कराना होगा, या उस परागकोश के अंदर कितने बार अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो फाइनली आपका जवाब मिल गया कि भैया उसके अंदर
100 बार अर्धसूत्री विभाजन होंगे तब 400 परागकण हमें बन के मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है और कि 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए कितने 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए समझना कि हमें कितने लघु बीजाणु बनाना है 200 लघु बीजाणु के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका कितने अर्धसूत्री विभाजन करेगी। तो भाई अगर 200 लघु बीजाणु बनाना है तो बताओ, अगर 400 बनाना था कितना था 100, और अगर 200 बनाना है तो बिल्कुल सिंपल से जवाब है 50 बार अर्धसूत्री विभाजन कर देगी। और एक अर्धसूत्री विभाजन में 4 लघु बीजाणु मात्र कोशिका बन रहा था तो 50 में बन जाएगा, 50 बार में 200 लघु बीजाणु बन जाएंगे, खत्म। इतना सिंपल सवाल बोलोगे हमसे पूछ ले तो मजा नहीं आता है ना। हाँ यार ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन है ना तुम्हारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुष्पीय पादपों में कौन सा भाग अगुणित होता है। ये बहुत अच्छा है कि पुष्पीय पादपों में कौन सा भाग अगुणित होता है। पुष्पीय पादपों में नर भाग अगुणित होता है कि मादा भाग अगुणित होता है, कौन सा भाग अगुणित होता है। तो देखो पुष्पीय पादप में जो पराग कण होते हैं, ठीक है, कौन से पराग कण जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है। तो पुष्पीय पादपों के अंदर जो पराग कण होते हैं, जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, वही अगुणित होते हैं, ठीक है। और बाकी जो बीजांड के अंदर पाए जाते हैं वो सब कैसे होते हैं, तो वो सभी के अंदर दोगुणित होते हैं क्योंकि उनके आसपास बहुत ढेर सारी कोशिका होती है, ठीक है। वो त्रिगुणित भी हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह तो अगुणित अगर पूछा जाए कि पुष्प के अंदर कौन सा भाग होता है तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ परागकण, सिर्फ और सिर्फ पॉलिन ग्रेन्स। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, आपके कई टॉपिक्स क्लियर हुए हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ऐसे ही क्लास के लिए हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी, नहीं आई बटन पर आपको लिंक मिला होगा, ठीक है। तो वहां पर जाकर के उस प्लेलिस्ट पर बहुत ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे ही हमने करवाए हैं, तो वहां पर जाकर के आप उन सभी प्लेलिस्ट पे सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। मिलते हैं एक नए जोश के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।